नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में थार मरुस्थल के बारे में बताया था और उसी क्रम में अपन आगे की बात करेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे थार मरुस्थल में थार मरुस्थल में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की विभिन्न विधियों के बारे में आज के लिए टॉपिक क्या है अपना, थार मरुस्थल में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की जो भी या वर्षा के पानी का संग्रहण करने की जो भी विधियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं, आप समझने का प्रयास करना। जैसे कि बात करें अपन शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी में आपको पता होगा चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले आते हैं। तो बात करें अपन शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के संग्रहण या पानी को इकट्ठा करने की जो विधि है उसको अपन क्या कहते हैं, सर, या कह सकते हैं अपन सर या फिर सरोवर विधि कह सकते हैं। कौन सी विधि, सर या सरोवर विधि का प्रयोग पानी को इकट्ठा करने में कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो आप बताओगे शेखावाटी क्षेत्र। बात करें अपन दूसरे नंबर पे जोधपुर की, जोधपुर में क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे सर जोधपुर में झालरा या फिर क्या कह सकते हैं अपन, नाड़ी कह सकते हैं, नाड़ी। जोधपुर में पानी को संग्रहण करने की कौन सी विधि प्रचलित है? तो आप क्या बताओगे, जोधपुर में झालरा या नाड़ी विधि के द्वारा पानी का संग्रहण किया जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तीसरे नंबर पे समस्त 12 मरुस्थलीय जिलों में, समस्त 12 मरुस्थलीय जिलों में, तो समस्त 12 मरुस्थलीय जिलों में आप क्या बताओगे, आप बताओगे टांका। आप क्या बताओगे, टांका। समस्त 12 मरुस्थलीय जिलों में पानी के संग्रहण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो आप बताओगे सर टांका विधि समस्त 12 मरुस्थलीय जिलों में प्रचलित है। उसके पश्चात अपन बात करें 8 अर्धशुष्क मरुस्थलीय, 8 अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिलों में तो आप क्या बताओगे, 8 अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिलों में आप क्या बताओगे, टोबा। क्या बताओगे आप, टोबा विधि के द्वारा पानी का संग्रहण किया जाता है। 8 अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिलों में पानी के संग्रहण की विधि कौन सी है? तो आप क्या बताओगे, टोबा विधि बताओगे। उसके अलावा अगर अपन बात करें सीमावर्ती जिलों की, बात करें सीमावर्ती जिलों में आपको पता होगा जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 4 जिले कौन से रीजन में आते हैं, सीमावर्ती जिलों में आते हैं। और इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे अपन? तो इसमें अपन बताएंगे क्या, कुई, या बता सकता हूं मैं आपको बेरी विधि का प्रयोग सीमावर्ती जिले मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर वाले जो जिले हैं उनमें पानी को संग्रहण करने की कौन सी विधि प्रचलित है? तो आप क्या बताओगे, कुई तथा बेरी। इसके बाद में बात करें अपन संपूर्ण राजस्थान में, अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण राजस्थान में पानी को संग्रहण करने की कौन सी विधि प्रचलित है? तो आप
आप क्या बताओगे? आप बताओगे बावड़ी। आप क्या बताओगे? बावड़ी। उसके अलावा नोट करके मैं आपको एक बात लिखवा देता हूं, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुओं को जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। जोहड़ कहते हैं। तो ये थार मरुस्थल में जो भी झीलें आते हैं या राजस्थान में जो झीलें हैं उनमें पानी के संग्रहण की कौन कौन सी विधियां प्रचलित है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर शेखावाटी क्षेत्र में पूछे आपसे, शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले आते हैं, तो इसमें किस विधि के द्वारा संग्रहण किया जाता है? आप बताओगे सर या सरोवर विधि के द्वारा। जोधपुर में झालरा या नाड़ी विधि के द्वारा पानी का संग्रहण किया जाता है। समस्त 12 मरुस्थलीय जिलों में आप ताका बताओगे और 8 अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जिलों में आप कौन सी विधि बताओगे? तो आप बताओगे टोबा विधि। और सीमावर्ती जिले जैसे कि बात करें अपन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में कुएं या बेरी के द्वारा पानी का संग्रहण किया जाता है। और संपूर्ण राजस्थान में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? बावड़ी। और नोट में मैंने आपको बताया शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुओं को आप क्या कह सकते हो या क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन जोहड़। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया थार मरुस्थल या राजस्थान में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की जो भी विधियां प्रचलित है प्राचीनतम, उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके पश्चात अपन थार मरुस्थल का जो भौतिक दृष्टि से डिवाइडेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण क्या पढ़ने वाले हैं अब अपन? थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण। थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण क्या बताया मैंने आपको? थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो थार मरुस्थल को भौतिक दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? आप बताओगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग की बात करूं मैं तो इसका नाम है पश्चिम का शुष्क मरुस्थल और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, या इसी को ही अपन बोल सकते हैं मरुस्थल, या इसी को बोल सकते हैं अपन राजस्थान बांगर। क्या बोल सकते हैं अपन? राजस्थान बांगर। मैंने आपको बताया थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण। तो पहला बताया मैंने आपको पश्चिम का शुष्क मरुस्थल और दूसरा बताया आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल, या अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपन राजस्थान बांगर भी कह सकते हैं। और इस पश्चिम के शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो अपन बात करते हैं 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और बात करें फर्स्ट भाग की तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? बालू का स्तूप युक्त भाग। क्या बताया मैंने आपको? पश्चिम का शुष्क मरुस्थल पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बताया मैंने आपको बालू का स्तूप युक्त भाग और दूसरा क्या बता रहा हूं मैं आपको? बालू का स्तूप मुक्त भाग। 2 भाग बताए अभी मैंने आपको पश्चिम के शुष्क मरुस्थल के, बालू का स्तूप युक्त भाग और दूसरा बताया बालू का स्तूप मुक्त भाग। तो बालू का स्तूप युक्त भाग में कितने जिले शामिल है? तो आप बताओगे सर इसमें 12 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है इसमें? 12 जिले शामिल है।
और बालू का स्तूप युक्त भाग मुक्त भाग की बात करें, अपन बालू का स्तूप मुक्त भाग की बात करें तो इसमें जैसलमेर शामिल है और रामगढ़ से पोखरण तक जो रेत रहित भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त भाग में आता है। क्या लिखा मैंने आपके सामने, रामगढ़ से पोखरण तक रेत रहित भाग, और ये रामगढ़ पोखरण आपको पता होगा जैसलमेर में स्थित है। बालू का स्तूप मुक्त भाग में रामगढ़ से पोखरण तक रेत रहित भाग आता है। और अगर इधर की बात करें अपन इस बालू का स्तूप मुक्त भाग की तो इसमें क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहीं पे स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पे स्थित है, तो बकायदा इसका आंसर क्या है, जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, क्या लिखा है आपको, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। उस समय के लिए मैं इस अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर को यहां से हटाता हूं। मैंने आपको थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण दो भागों में बताया, एक बताया मैंने आपको पश्चिम का मरुस्थल और दूसरा बताया आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल या फिर राजस्थान बांगर। तो अभी अपन इसकी पश्चिम का शुष्क मरुस्थल की चर्चा करते हैं। मैं इसको यहां से हटाता हूं। मैंने पश्चिम का शुष्क मरुस्थल आपको फिर दो भागों में डिवाइड किया। मैंने बताया आपको बालू का स्तूप युक्त भाग में राजस्थान के 12 जिले शामिल है। फिर मैंने आपको बताया बालू का स्तूप मुक्त भाग, तो रामगढ़ से पोखरण तक जो रेत रहित भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त भाग में आता है। और यहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। उसके अलावा अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो अगर चट्टान के नाम पे देखें तो यहाँ पे क्या अवसादी कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो अवसादी चट्टान पाई जाती है। अगर आपसे चट्टान के नाम पे पूछा जाए कौन सी चट्टान पाई जाती है तो आप बताओगे अवसादी चट्टान पाई जाती है। इसी कारण इस वाले रीजन में क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो मैंने अभी तक आपको बताया पश्चिम का शुष्क मरुस्थल, दो भागों में डिवाइडेशन, बालू का स्तूप युक्त भाग बताया 12 जिलों में, और दूसरा बताया आपको बालू का स्तूप मुक्त भाग, रामगढ़ से पोखरण तक जो रेत रहित भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त भाग है। और इधर अवसादी चट्टान पाई जाती है और आकलवुड फॉसिल पार्क भी इसी बालू का स्तूप मुक्त भाग में स्थित है। इसके पश्चात अपन थार मरुस्थल का जो भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण है, यह पहला वर्गीकरण था पश्चिम का शुष्क मरुस्थल। और अब अपन चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। यह मैंने आपको पहला प्रकार बताया और अपन अब पढ़ेंगे दूसरे प्रकार को। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा बताया था मैंने आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल, या मैंने आपको क्या बताया, अर्ध शुष्क मरुस्थल, या मैंने आपको बताया था राजस्थान बांगर। क्या बताया आपको, राजस्थान बांगर। मैंने आपको बताया अर्ध शुष्क मरुस्थल, या बताया मैंने आपको राजस्थान बांगर। तो अपन इसमें बात करते हैं, इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर को चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पे लिखता हूं मैं ये चौथा भाग। तो पहले नंबर पे अपन बात करें शेखावटी का। पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूं शेखावटी का मरु प्रदेश, शेखावटी का मरु प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आप बताओगे सर? चार भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चार भागों में, जिसमें से पहला भाग बताया मैंने आपको शेखावटी का मरु प्रदेश। तो यहाँ की मुख्य नदी अगर आपसे पूछे मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे सर कांतली नदी इस वाले रीजन की मुख्य नदी है। कौन सी नदी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है? तो आप क्या बताओगे सर कांतली नदी इस रीजन की मुख्य नदी है। और इसके बारे में अगर मैं आपको विशेषता बताऊं, इसके बारे में मैं आपको विशेषता बताऊं तो कांतली नदी ने
नदी ने इस क्षेत्र में मरु प्रदेश का निर्माण किया है। मरु प्रदेश का मतलब क्या ले सकते हो आप, बंजर भूमि का निर्माण किया है। शेखावटी का मरु प्रदेश, पहला भाग बताया मैंने आपको। यहाँ की मुख्य नदी बताया आपको कांतली नदी, और कांतली नदी ने इस वाले रीजन में मरु प्रदेश का निर्माण किया है। कहने का मतलब इस वाले रीजन में किसका निर्माण किया है, बंजर भूमि का निर्माण किया है। आप लिख भी सकते हो बंजर भूमि का निर्माण किया है। बंजर भूमि का क्या किया है, निर्माण किया है। मैंने आपको बताया शेखावटी का मरु प्रदेश, मुख्य नदी कौन सी है, कांतली नदी, और कांतली नदी ने इस रीजन में मरु प्रदेश मतलब बंजर भूमि का निर्माण किया है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे दूसरे नंबर पे, ये तो बताया मैंने आपको पहला भाग। दूसरे नंबर पे लूणी नदी का मरु प्रदेश, लूणी नदी का मरु प्रदेश। तो लूणी नदी का मरु प्रदेश, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपसे अगर मुख्य नदी पूछे तो आप मुख्य नदी क्या बताओगे, मुख्य नदी बताओगे आप लूणी। और आगे अपन बात करें तो इस नदी ने अजमेर, बात करें अपन जोधपुर की, नागौर, पाली, बाड़मेर, और बात करें अपन जालौर की, मरु प्रदेश का निर्माण किया है। मैंने अभी तक आपको शेखावटी का मरु प्रदेश बताया, राजस्थान भांगर का पहला वर्गीकरण, फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया लूणी नदी का मरु प्रदेश। तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, तो आप बताओगे लूणी नदी। और इस लूणी नदी ने अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर में किसका निर्माण किया है, मरु प्रदेश। कहने का मतलब बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि का निर्माण किया है। इसके पश्चात अपन तीसरे नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं, घग्गर नदी का मरु प्रदेश, तीसरे नंबर पे क्या बता रहा हूं मैं आपको, घग्गर नदी का मरु प्रदेश। तो इस क्षेत्र की मुख्य नदी तो आप बता ही सकते हो, मुख्य नदी आप क्या बताओगे, मुख्य नदी बताओगे आप घग्गर, मुख्य नदी क्या बताओगे आप, घग्गर नदी। और विशेषता की बात करें आगे क्या विशेषता है, तो इस नदी ने गंगानगर, बात करें अपन हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में मरु प्रदेश मतलब बंजर भूमि, मरु प्रदेश का निर्माण किया है। तो ये अर्धशुष्क मरुस्थल या राजस्थान भांगर के 3 वर्गीकरण में आपको बता चुका हूं। मैंने आपको बताया लूणी नदी का मरु प्रदेश, उसके बाद में बताया आपको घग्गर नदी का मरु प्रदेश। तो यहाँ की मुख्य नदी आप बताओगे घग्गर नदी, और इस नदी ने गंगानगर और हनुमानगढ़ में किसका निर्माण किया है, तो आप बताओगे सर मरु प्रदेश का निर्माण किया है। तो मैंने आपको एक बताया शेखावटी का मरु प्रदेश, दूसरा बताया आपको लूणी नदी का मरु प्रदेश, तीसरे नंबर पे बताया मैंने आपको घग्गर नदी का मरु प्रदेश, और चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे नागौर उच्च भूमि की। चौथे नंबर पे अपन बात करें, चौथे नंबर पे अगर अपन बात करें तो चौथा जो वर्गीकरण है, तो चौथा क्या है, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। तो ये नागौर उच्च भूमि की एक ही विशेषता आपको याद रखनी है, बिल्कुल क्या है, बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। नागौर उच्च भूमि क्या है, एक प्रकार की वृक्षविहीन भूमि है। आप लवणीय मृदा बोल सकते हो, या लवणीय भूमि बोल सकते हो, या बंजर भूमि भी
कह सकते हो। तो थार मरुस्थल का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण मैंने आपको दो भागों में बताया। एक बताया मैंने आपको पश्चिम का शुष्क मरुस्थल और दूसरा बताया आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल, या इसी को अपन राजस्थान बांगर भी कह सकते हैं। मैंने पहले आपको बालू का स्तूप युक्त भाग बताया, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त भाग बताया। बालू का स्तूप युक्त भाग में मैंने आपको 12 जिले बताए और मुक्त भाग में आपको जैसलमेर यानी पोखरण से रामगढ़ तक का मामला बताया। अवसादी चट्टान बताया आपको और अक्कलकोट फॉसिल पार्क बालू का स्तूप युक्त भाग में आता है। फिर मैंने आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर के बारे में बताया। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। शेखावटी का मरु प्रदेश बताया मैंने आपको, इसमें मुख्य नदी कांतली नदी और कांतली नदी ने इस रीजन में बंजर भूमि का निर्माण किया है। फिर मैंने आपको लूणी नदी के बारे में बताया, लूणी नदी का मरु प्रदेश बताया। मुख्य नदी कौन सी है? लूणी, और इस नदी ने अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जालोर में किसका निर्माण किया है? बंजर भूमि का निर्माण किया है। फिर मैंने आपको बताया घग्गर नदी का मरु प्रदेश, यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? घग्गर नदी, और इस घग्गर नदी ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मरुभूमि का निर्माण किया है। और चौथा बताया मैंने आपको नागौर उच्च भूमि, और ये नागौर उच्च भूमि एक प्रकार की वृक्षविहीन भूमि है, आप इसको अनुपजाऊ भूमि भी बोल सकते हो। इसके पश्चात अपन आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन अब बात करने वाले हैं जो थार मरुस्थल की जो भी विशेषताएं बची हुई है उनके बारे में, लेकिन उन विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? थार मरुस्थल में जो भी महत्वपूर्ण जो भी इसकी विशेषताएं उसके बारे में, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।